चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के ऊपर। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 5 स्तंभों के बारे में बताएंगे, जिन स्तंभों के साथ आप यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको। देखिए, इसमें जो पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वो संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक मिनट आपको शो कर दें। देखिए, जैसे ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पर हम सभी बॉक्स पर ऐसे ही चर्चा करेंगे हम, लेकिन इस वीडियो में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। यदि हम व्यापक रूप से या विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करें, डीपली चर्चा करें, तो ये वीडियो 3 या 4 घंटे या उससे भी ऊपर पहुंच सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को लेकर आगे आने वाले समय में एक एक वीडियो बना देंगे, या हो सकता है एक पार्ट पर 1 या 2 वीडियो बन जाएं। तो हम इसमें मुद्दे उठाएंगे कि ये प्लस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो संक्षिप्त में चर्चा करते हैं और इसी सीरीज में आगे इन्हीं भागों पर अगली वीडियोस आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 पास करना है तो ये चीज़ें आपने चारों तरफ से सुनी होंगी। जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं सुनी होंगी और जिन्होंने इन चीज़ों को सुना होगा, दोनों के लिए ये वीडियो बराबर ही महत्व की है और इन पर बात करते हैं। देखिए, यूपीएससी के टीचर्स या मेंटर्स क्या करते हैं, आपसे बोल देते हैं कि पीवाईक्यू अच्छे से कर लो, टेस्ट अच्छे से लगा लो, करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो, एनालिसिस कर लो, टेस्ट का बेसिक्स अच्छा कर लो या स्ट्रांग कर लो। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि करना कैसे है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, वीडियो संक्षिप्त रूप से रहेगी, तो हम आपको अभी थोड़ी डिटेल दे देते हैं, थोड़ी थोड़ी। अब इसके बाद एक एक वीडियो जो पूरी डीपली रूप से बनाई जाएगी, आपको उसमें पूरे डाउट्स आपके जो हैं, जो कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो जाएंगे। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट बॉक्स है, देखिए ये बेसिक। अब सब बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आता है कि बेसिक क्या है, बेसिक कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। तो देखिए, बेसिक का सीधा अर्थ है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर और करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको इनको कैसे पढ़ना है, तो देखिए बेसिक स्ट्रांग कैसे होता है। देखिए, बेसिक चीज में आती हैं 2 मुख्यतः चीजें। एक आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक होती है फैक्चुअल क्लैरिटी। अब इन दोनों में अंतर समझते हैं। जैसे देखिए, टॉपिक अगर हम एग्जाम्पल पर देखें, एक ज्योग्राफी का टॉपिक देखते हैं, जैसे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की जो क्रियाएं हैं वो आ जाएगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर, कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर की ओर जा रही हैं, कहाँ पर वो एक दूसरे की ओर जा रही है, कहाँ अपसारी है, कहाँ अभिसारी सीमा है। ये हो गई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब किसी ज्वालामुखी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ये ज्वालामुखी कहाँ है, जैसे उसकी दिशा पूछी गई। जैसे कि ज्योग्राफी का ही एक और टॉपिक देते हैं, जैसे नुब्रा वैली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में यूपीएससी के द्वारा, तो वो कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन पूछी गई थी। तो देखिए, हमने यहाँ पर अंतर देखा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और फैक्ट क्या होते हैं। तो बेसिक का मतलब क्या होता है, देखिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, ना आप बन पाएंगे, क्योंकि देखिए आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है, ना कि आपको पीएचडी करना है। अब हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे बहुत अंदर, तो एक एक ग्रंथ के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लेता है बहुत डीपली से, जहां पर किन्हीं स्टूडेंट्स में से, लाखों स्टूडेंट में से किन्हीं स्टूडेंट्स, यानी 50-100 स्टूडेंट्स को ही उसका आंसर पता होता है एग्जैक्ट, और उनको भी थोड़ा बहुत डाउट या कंफ्यूजन होता है उसमें। तो हम बेसिक की क्या बात करते हैं, बेसिक की ये बात करते हैं कि आपको बेसिक जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे कैसे हिस्ट्री में आपने जो टॉपिक्स पढ़े, आपका जो नोट्स है वो बेसिक ही है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी टॉपिक आपने पढ़ा। और फैक्चुअल लेवल पर कितनी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हमने आपको सेशन में, जो हमने गूगल मीट पर सेशन लिया हुआ था टेलीग्राम चैनल पर, उसमें हमने आपको पहले बताया था कि लूसेंट में जितने फैक्ट्स दिए रहते हैं वो बेसिक लेवल के हैं, कुछ उसमें डीपली भी हैं कि जो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, लूसेंट अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें फैक्ट्स हैं वो सामान्य है, इतनी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि आप नेचर देखते हैं यूपीएससी का, तो यूपीएससी ने क्या किया है, वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों को मिक्स करके पूछती है। लेकिन जब 2011 में सिलेबस चेंज हुआ,
तब उसने फोकस किस पे किया था, इससे पहले फैक्चुअल ज़्यादा पूछे जाते थे, कॉन्सेप्चुअल उसका मिक्स पार्ट होता था, लेकिन क्या हुआ, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा प्रेशर डाला उसने, ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी कॉन्सेप्चुअल को। लेकिन जैसे कि हम लास्ट 3 या 4 साल देख रहे हैं, जैसे आप 2022 का पेपर देखो, 2023 का देखो, 24 का देखो, इसमें लगभग बराबर के तौर पर ही फैक्चुअल नॉलेज को आपकी प्रायोरिटी दी जा रही है। तो बेसिक क्या है, आपको फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, जैसे हमने आपको बुक का नाम बता दिया, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखिए आप पढ़ते ही हैं स्टैंडर्ड बुक्स, आपको जो सोर्स है वो हम अगली वीडियो बता देंगे। आप बेसिक क्या पढ़ते हैं, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए होंगे, कुछ फैक्ट्स भी बताए होंगे, उनके नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट इतने में क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको इसको प्रूफ चाहिए तो हम आपको इसका प्रूफ दे सकते हैं, आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में हम इसका प्रूफ देने वाले हैं। और लास्ट ही हमने जब GS1 पर वीडियो बनाई तो उसमें भी हमने एग्जैक्ट बताया पेज नंबर के साथ, और फोटो भी लगाया था कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, फैक्चुअल नॉलेज के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको उसके लिए एनसीईआरटी प्लस अपना जो नोट्स आपने जो टीचर्स के द्वारा बनाया है। यदि आपने किसी टीचर का नहीं पढ़ा है तो आप किसी अच्छे संस्थान के हैंड रिटन नोट्स लीजिए। देखिए प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स में क्या अंतर होता है, प्रिंटेड नोट्स ज़्यादातर बुक की कॉपी और पेस्ट होती हैं, जो नोट्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, इधर से उठाया उधर से उठाया, 5 या 10 बुक्स रखते हैं और प्रिंटेड नोट्स बनाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हैंड रिटन नोट्स होता है वो लिमिटेड होता है, और जो प्रिंटेड नोट्स होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको हैंड रिटन यानी हस्तलिखित नोट से ही पढ़ना है। तो देखिए हमने बेसिक पर बात कर ली है, अब बात करते हैं हम करंट पर। जैसे कि हमारा बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे करंट, तो ये करंट कैसे तैयार करना है। सब बोल देते हैं कि देखिए करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए, लेकिन कैसे करना है, कब करना है और यूज कैसे होता है, प्रीलिम्स में कैसे पूछ जाता है, इस पर कोई बात नहीं करता है। तो हम इस पर अभी संक्षिप्त से बात करते हैं, और आगे आने वाली 2 या 3 वीडियो बनाएंगे हम करंट अफेयर्स को लेकर, किसको कैसे करना है, कब करना है। तो हम अभी संक्षिप्त रूप से बता दें, ये बताना है कि करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन को पढ़िए। अब उसमें स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, उसके लिए हम मैगजीन की वीडियो लाएंगे, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे पढ़कर, उसमें हाईलाइट क्या करना है और प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उस तरीके से तैयार करना है करंट अफेयर को। ये हमने आपको संक्षिप्त रूप से बता दिया। अब देखिए आपको अभी थोड़ा कम समझ में आएगा करंट को लेकर। करंट को लेकर क्या करिए, आपको मंथली मैगजीन पढ़ना है, लेकिन देखिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए हम जल्द एक वीडियो ले आएंगे या 2 वीडियो ले आएंगे, उनको समझने में आसानी होगी कि किन पॉइंट्स को हम छोड़ सकते हैं, किन पॉइंट्स को हम पढ़ सकते हैं। मंथली मैगजीन से कौन से पॉइंट्स हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स के हम नोट्स बना सकते हैं, कौन से पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पढ़ने का तरीका होता है मंथली मैगजीन को। और देखिए यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक फ़ायदा होता है, जब आपका उसका एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ते हैं तो आपकी जो एनालिसिस क्षमता है, आपकी जो विश्लेषण क्षमता है वो इंक्रीज होती है। देखिए जैसे किसी मुद्दे को लेकर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होने चाहिए। लेकिन क्या होता है जब आप पढ़ते हैं तो आप एक और मुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में लगभग संपूर्ण चर्चा मिलती है, तो आपके लगभग सभी डायमेंशंस क्लियर होते हैं। और न्यूज़पेपर से क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। और देखिए एक चीज़ बता दें आपको, मंथली मैगजीन आप पढ़ते रहिए। अब कितना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन आपको इतना बता दें कि यदि आप करंट अफेयर्स को स्किप कर देंगे, बहुत से लोगों ने स्किप करके करंट अफेयर को लास्ट में 365 पढ़कर भी सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुछ ही लोगों ने, लेकिन लगभग सभी टॉपर्स बोलते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो कुछ टॉपर्स, लगभग सभी टॉपर्स ये बताते हैं कि उन्होंने मंथली मैगजीन को पढ़ा था अच्छे से। तो देखिए इससे फायदा क्या होता है, एक तो देखिए नॉलेज लेवल पर तो होता ही है, आपको फैक्ट से याद है, आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन एक जो दूसरी चीज जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है, जैसे प्रीलिम्स आपके पास आता है, 2 या 3 महीने बचते हैं प्रीलिम्स को लेकर। देखिए जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा, तो आपका प्रेशर बढ़ता जाता है। यदि आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा तो 365 पढ़ने में आपको देरी लग सकती है, हालांकि टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। यदि आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ा है तो 100% आपको ज़्यादा टाइम लगेगा।
और क्या होता है उस समय कि हम सब चीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। उसी समय हमको CCS पर भी ध्यान देना होता है। उसी समय हमको GS के सभी विषयों को साथ लेकर चलना होता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को हम रिवीजन करते हैं अपनी। फैक्चुअल जो नॉलेज हमने प्राप्त की थी उन नोट्स का, उन बुक्स का हमको रिवीजन करना होता है। और इसी के साथ यदि करंट अफेयर्स का बर्डन और आ जाता है हम पर, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारी बहुत से स्टूडेंट से बात हुई थी, उन्होंने क्या बताया कि सर हमने करंट अफेयर्स के चक्कर में अपनी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी थी हमने उसका रिवीजन नहीं कर पाया। जो कॉन्सेप्चुअल हमको नॉलेज थी उसका रिवीजन ही नहीं कर पाया, ना फैक्चुअल जो नॉलेज के हमने नोट्स भी बनाए थे तो फैक्ट कि जो हमने नोट्स बनाए उनका रिवीजन नहीं कर पाए। इस वजह से क्या हुआ, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ना ठीक हो पाए, ना हमारे जो क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे जिनको हमारा ठीक होना ही था, हमने NCERT जो अच्छे रूप से पढ़ा हुआ था, हमने हाईलाइट कर करके उसकी अच्छे से नोट्स बनाए थे, उनका रिवीजन ना करने के कारण हमारे वो क्वेश्चन भी गलत हुए और इस कारण से हमारा प्रीलिम्स परीक्षा रुकी। ये समस्या कई अभ्यर्थियों के साथ हुई है। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आए इसलिए क्या कीजिए, आप मंथली मैगजीन पढ़िए। अब आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए कि आपको डेली टाइम देना है या संडे टू संडे देना है या मंथ के लास्ट में 3 या 4 दिन पढ़ सकते हैं, तो वो आप अपने अनुसार शेड्यूल बनाइए। देखिए, यदि हम शेड्यूल बनाकर आपको देंगे तो हर स्टूडेंट्स की परिस्थिति, स्थिति, टाइम सब कुछ अलग होता है, तो वो सभी के हिसाब से फिट नहीं बैठती है। तो आपसे यही बोलना चाहेंगे, अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाएं, फिर उसको मंथली मैगजीन को अच्छे से पढ़ें। उसको कैसे पढ़ना है हम उसको अगली वीडियो बताएंगे, क्योंकि यदि इसी वीडियो में हमने बताना शुरू किया तो हमने पहले ही बता दिया आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है फिर। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल संक्षिप्त रूप से है और सिर्फ चर्चा के तौर पर है कि प्रीलिम्स में हम क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। अब देखिए, हमारा थर्ड पार्ट है PYQ। अब देखिए, PYQ सब बोलते हैं कि PYQ अच्छे से पढ़ लो, वीडियोस भरी हुई हैं यूट्यूब पर, हजारों वीडियोस डली हुई हैं UPSC को लेकर, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों की। PYQ अच्छे से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि PYQ कैसे रिपीटेड होते हैं। रिपीट तो ऐसे हो रहा है, हालांकि कुछ वीडियो आपको ये भी मिल जाएंगी रिपीट तो ऐसे हो रहा है, हाँ वो आपको प्रूफ बता देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन 2023 में पूछ लिया गया, लेकिन ये नहीं बताएगा कि 2025 में आप कैसे पढ़ें, कि जो 2023 में आपका क्वेश्चन छूट गया था, भले 2018 का आपने पेपर पढ़ा हो, जो 2023 में क्वेश्चन रिपीट हुआ, अगर इसी जैसा क्वेश्चन दोबारा आता है, ट्विस्ट होकर आता है, थोड़ा कोर थीम को लेकर आता है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये कोई नहीं बताता है। कुछ टीचर्स ने बताया भी है, लेकिन बहुत रेयर वीडियो ही मिलेंगी आपको कि वो ये बताएंगे। तो PYQ में क्या करना है, देखिए, अब PYQ में आपको देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है, अब एनालिसिस पर हम चर्चा करेंगे। तो एनालिसिस पर अकेले 2 या 3 घंटे की वीडियो बन सकती है। अब एनालिसिस में हम आपको संक्षिप्त रूप से बता दें, वो 4 या 5 प्रकार का होगा आपका एनालिसिस। तो क्या होगा, देखिए, एक होता है कंटेंट वाइज कि वो क्या कंटेंट उसने पूछा है, दूसरा होता है वो पैटर्न वाइज कि उसने किस पैटर्न में पूछा है क्वेश्चन, तीसरा होता है थीम वाइज। अब थीम क्या है, किस टॉपिक की किस पार्ट से वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और बार बार उसने 2 या 3 सालों के अंदर कितने क्वेश्चन उस थीम से पूछे गए हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, अब वो पॉलिटी में जो अधिनियम है उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी थीम क्या है कि वो ज़्यादातर 1919 और 1935 के अधिनियम को ज़्यादातर वो थीम बना रहा है। उसी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको उठाकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हो गई उसकी थीम। अब थीम, और चौथा हो गया थीम का कोर एरिया। अब देखिए, जब वो क्वेश्चन कोई पूछा जाता है आपके लिए तो क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो जब आप PYQ पढ़ेंगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर देते हैं। UPSC का अगर आप ट्रेंड देखेंगे लास्ट 5 साल का, आपको उसमें से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पिछले सालों के जो रॉन्ग आंसर थे। यानी जैसे देखिए, एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, उसका सही आंसर है B। तो UPSC अगले साल या 2 साल बाद क्या पूछता है, उसका जो C वाला ऑप्शन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो PYQ ये हो गई आपकी थीम आपकी 3 चीजें बता दी गई हैं आपको। एक होगा कंटेंट वाइज, एक हो गई पैटर्न वाइज, एक हो गई थीम वाइज, और फोर्थ हो गया आपका थीम
का कोर एरिया। अब पांचवा क्या है? एनालिसिस। एनालिसिस की देखिए एक प्रकार का एनालिसिस नहीं होता है। अब पांचवा एनालिसिस क्या होगा? टेक्निक्स, जो कि आपकी यहां पर भी बताई गई हैं। देखिए यहां पर एग्जाम टेक्निक्स आपको बताई गई हैं कुछ, हम इस पर बात करने वाले हैं अभी इस पर। तो क्या टेक्निक्स यूज हो सकती थी पीवाईक्यू में? जैसे आपने देखा, जैसे आप अभी उठाएंगे पेपर 2024 का, तो आप उसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन इस टेक्निक से हो सकता था। तो पांचवा हो गया, टेक्निक्स हो गई। अब इन पांचों पर हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। एक अलग सी वीडियो बनाएंगे एनालिसिस कि क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करते हैं, पीवाईक्यू को कैसे समझते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे देखिए महत्वपूर्ण जो चीज है वो है अप्लाई करना, क्योंकि देखिए सीख सब लेते हैं, उसको अप्लाई करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए जिन बच्चों को टेक्निक्स आती थी यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, वो एग्जाम फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको अप्लाई करना नहीं आया। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम एनालिसिस जब बताएंगे आपको, तो तब बताएंगे कि आपको कैसे करना है और इसका प्रैक्टिस कैसे करनी है, नए क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। तो ठीक है, एनालिसिस हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि टेस्ट में भी एरो का निशान इसी ओर लगा है, एनालिसिस। और टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, इस पर हमने सेशन पर चर्चा की हुई है सेशन में। तो हम वीडियो में भी आपको थोड़ा समराइज रूप से बता दें कि टेस्ट जब आप देते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसका एक तो अच्छे से पहले देखिए एक्सप्लेनेशन तो आपको पढ़ने देखिए। सबसे पहले आप जो देखते हैं, जो सभी देखते हैं, वो है सही आंसर, कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो देख लिया। सेकंड क्या करना है? एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिले उनको अपने नोट्स में ऐड कर लें, या अलग से भी नोट्स बना सकते हैं। जो फैक्चुअल नॉलेज आपको याद हो सकती है डायरेक्ट, की आपने एक फैक्ट पढ़ लिया और आपको लगता है आप ये नहीं भूलेंगे, तो वो लिख लीजिए। अब उन फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए जो फैक्ट्स आपको याद थे लेकिन टेस्ट देते समय आप भूल गए, तो उनका रिवीजन करना है, तो उनको नोट कर लीजिए कि इस टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है। तीसरा क्या करेंगे? जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कीजिए, और उसका रिवीजन ज्यादा करना है जिससे आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। देखिए जिससे आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो तो टॉपिक आपका अच्छा है ही, उसका रिवीजन तो आपको करना ही है, लेकिन उसके रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना है जो कि आपका कमजोर वाला पार्ट है, अभी जो टॉपिक से आपके ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो टेस्ट आपको ऐसे देना है। अब तीसरी चीज है टेस्ट में, वो बताएंगे आपको कैसे, कि जब आप ये देख सकते हो उसमें टेक्निक्स क्या लग सकती थी। टेक्निक्स क्या है? जो पीवाईक्यू से आप टेक्निक्स सीखेंगे उसको टेस्ट में कैसे अप्लाई करना है, वो हम एनालिसिस की वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे। अब टेस्ट में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एनसीईआरटी में बेसिक होते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ टेक्निक्स जो फिल्म्स के लिए बताई जाती हैं, टेक्निक्स की कुछ गैस वर्क करना होता है, उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो टेस्ट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भले आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आप कॉमन सेंस के आधार पर उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपको फिर क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगाना है। देखिए मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, आपने ये आंसर गलत लगाया, लेकिन ये आंसर, दूसरा आंसर कैसे सही था, ये आंसर कैसे गलत है, आपको ये देखना है कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही कैसे दे सकते थे। तो देखिए अब टेस्ट पर हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं एग्जाम टेक्निक्स पर। एग्जाम टेक्निक्स आपका 5th पिलर है। हम आपको इस पर क्या बताने वाले हैं, हम पीवाईक्यू पर आपकी सीरीज लाएंगे, तो हम आपको बताएंगे एग्जाम टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन से एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, किन वर्ड्स को देखकर आपको सतर्क होना है, किन वर्ड्स को कैसे फॉलो करना है, एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस को कैसे ट्विस्ट करता है, कौन सी टेक्निक्स प्रीलिम्स में काम आएंगी, कौन सी टेक्निक्स पर आपको काम करना है, उन टेक्निक्स पर प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको हम प्रूफ भी बताएंगे साथ में कि इस टेक्निक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। जैसे देखिए नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको कि जैसे इस साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो ज़्यादातर पीवाईक्यू बेस्ड थे, उसमें टेक्निक्स भी लगी और कुछ पीवाईक्यू बेस्ड जो कंटेंट वाइज था उस कंटेंट को उठाकर लाया गया और थोड़ा उसको बेसिक यदि हम टेक्निक लगाते तो वो आंसर सही हो जाता हमारा। तो आज हमारा उद्देश्य था वो यही था कि हम आपको 5 पिलर बताएं, बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, करंट, पीवाईक्यू, टेस्ट और एग्जाम टेक्निक्स। तो ये हमारे 5 पिलर हैं। आपको आज से ही इन 5 पिलर्स को साथ लेकर चलना है और हम आपको समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि इनको कैसे सही करना है।
बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, कितने टाइम में देना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट का फायदा कैसे पहुंचेगा, उसको प्रूफ के साथ बताएंगे। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रूफ। देखिए जैसे आपको बताएं, अब आप ये सोचेंगे कि आप जो बता रहे हैं वो सही है या गलत। किसी संस्थान की बात मत मानिए, भले ही हमारी बात मत मानिए। आपको अपनी तैयारी को चेक करने के लिए सबसे अच्छी जो समझ विकसित करनी है वो ये करनी है कि आप टेस्ट सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। यदि आप इस रणनीति से सही तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं, टेस्ट को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप एक सही रणनीति की ओर हैं। और आप देखेंगे कई संस्थान कुछ अलग चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी रणनीति को देखते हैं तो आप सबसे पहले यही देखिए कि क्या उससे हमको एग्जाम में रियल फायदा पहुंच रहा है, क्या असलियत में वो फायदा हमको पहुंच रहा है जो ये बोल रहे हैं सिर्फ अपने मुंह से। तो आप इसको अप्लाई करके देखा करें, तभी किसी रणनीति को माना करें। आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है कि आप जो रणनीति बता रहे हैं उसको आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि हाँ ये रणनीति सही है। तो आपको सबसे पहले अप्लाई करके देखना है। हमारी अब जो वीडियोज आएंगी उस पर भी आपको अप्लाई करना है कि सर ने जो बताया कि वो सही है या गलत। आपको ये चीज करके देखना है। आप ये कैसे देखेंगे, हमने आपको बता दिया, टेस्ट को लेकर और पीवाईक्यू को लेकर। अब एग्जाम टेक्निक्स पर बात कर ली है। देखिए एग्जाम टेक्निक्स हम आपको ऐसे नहीं बता सकते कि आपको हम एक पीडीएफ दे दें कि ये वर्ड आते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए ऐसे कुछ नहीं होता है। बहुत से जो संस्थान है वो ये काम कर रहे हैं, बच्चों से फीस भी ले रहे हैं एग्जाम टेक्निक्स के नाम पर। यूट्यूब पर ही बहुत सारी वीडियो डली हुई कि ये टेक्निक्स लगती हैं, ये वर्ड एक्सट्रीम हो जाता है, ये वर्ड पॉजिटिव वाइब देता है तो ये आंसर सही आ जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। वो बताते तो सही हैं लेकिन उसका जो अप्लाइड फॉर्म है वो गलत हो जाता है। अब इनमें अंतर क्या है कि वो टेक्निक सही, सर आपने बोला, हमको डाउट में डाल दिया आपने कि एग्जाम टेक्निक सही है और अप्लाइड जो मेथड है वो गलत है। देखिए वो टेक्निक्स तो सही बताते हैं लेकिन उन टेक्निक्स को अप्लाई कैसे करना है, टेक्निक्स को, उन तकनीकों को उपयोग कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्रियान्वित कैसे करना है, वो ये चीज नहीं बताते हैं। और ज्यादातर अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के इसी ट्रैप में फंसते हैं और प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है यदि आप किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अभी तो हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं लेकिन यदि आप मेंस की भी बात करेंगे तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं एग्जाम टेक्निक्स को लेकर। कोई कुश्ती सीखना चाहता है, उसने आज तक कभी कुश्ती सीखी नहीं है लेकिन वो आज पहले दिन आया है। हमने क्या किया, उसको एक रूम में बिठाया, बोर्ड के पास ले गए, डिजिटल बोर्ड के पास, उसको बता दिया कि आपको ऐसी टेक्निक करना है, हाथ पकड़ के ऐसे घुमा देना है और ऐसे पटकनी दे देनी है दूसरे को जो अपोजिट आपके खेलेगा। उसको हमने 100 से ज्यादा दाव सिखा दिए और उसको एक ऐसे आदमी के साथ उतारा जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। उसको 20 तकनीक आती हैं और जिसको हमने सिखाया उसको 50 तकनीक आती हैं, लेकिन परिणाम आपको भी पता है क्या होने वाला है। हमने जिसको सिखाया वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा। इससे आपको पता चलता है कि प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो प्रैक्टिस को आप इस तरह से ही बनाइए कि जिस चीज को भी आप सीखते हैं उसको अप्लाई फॉर्म में डालिए। आप अप्लाई क्या होता है, जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका टेस्ट हाल के हाल दीजिए। बड़ा टेस्ट नहीं देना है आपको, 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे दीजिए। आपकी तैयारी की जो जायजा है वो तो होगा, इससे मूल्यांकन होगा इस चीज से कि आपने टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया कि 10 मिनट उठा और उठकर पेज खोला और पढ़ लिया पूरा टॉपिक, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई ना आपको फैक्चुअल नॉलेज हुई। तो आपको अप्लाई फॉर्म पर ज्यादा ध्यान देना है। अब जो रणनीति हम आपको आगे बताएंगे वीडियोस के माध्यम से, हमने आपको बता दिया कि उसको अप्लाई कैसे करना है, उन पर विश्वास कैसे करना है। यदि आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं और यदि आपको कोई डाउट होता तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको लगता है कि रणनीति गलत है तब भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है, यदि कोई भी टीचर या मेंटर आपको रणनीति बता रहा है तो वो सॉल्व होनी चाहिए आपकी, यानी वो अप्लाई होनी चाहिए आपके एग्जाम में। तो ठीक है, हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले थे। हम वीडियो को अब समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए जल्द ही इन्हीं सब पॉइंट्स पर एक एक अच्छी विस्तारित रूप से वीडियो लाने वाले हैं।
जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, हिंदी माध्यम में जो सबसे बड़ी हमें कमी दिखाई दी वो ये है कि कंटेंट पहले कम था, अब ठीक ठाक हो चुका है। कंटेंट आपके पास है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना, मेंटरशिप की सबसे बड़ी कमी हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में ये कमी आपको दिखाई ही नहीं देगी। अच्छे अच्छे मेंटरशिप जो प्रोग्राम चलते हैं वो इंग्लिश मीडियम में चलते हैं। हिंदी माध्यम में चल रहे हैं वो आज से 20 साल पुरानी तकनीक पर ही काम कर रहे हैं। समस्या हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की यही है, और आप जो सिलेक्शन कम देख रहे हैं उसका प्रमुख कारण ही मेंटरशिप है। जितने सिलेक्शन हो रहे हैं यूपीएससी में, मेंटरशिप उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो आपको कैसे काम करना है वो हम वीडियोस के माध्यम से लगातार आपको बताते रहेंगे। आपको जल्द ही सोर्स वाली वीडियो कि किन बुक्स को आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, किन बुक्स को आपको मेंस के लिए पढ़ना है, हम आपको इतनी सीमित बुक बताएंगे कि आप सबसे पहले आपके मन में डाउट आएगा, क्या सर सिर्फ इतनी बुक से हो जाएगा? तो हम आपसे यही बोलेंगे, आप पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर आपका जो मन हो फिर वो बुक पढ़ लीजिए। सबसे पहले हमने आपको जो बुक बताई उनको पढ़िए, फिर उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए, और फिर आपको यदि टाइम मिलता है तो उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो जल्दी आपको बुक्स पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, जो आपको सोर्स चाहिए, उन सोर्स पर हम जल्द ही चर्चा करने वाले हैं। जल्दी आपके लिए नई वीडियो आने वाली है। तो ठीक है, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभ्यर्थी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर जाएंगे।